व्यूअर, आज हम जेएसएससी ऑडिटर एग्ज़ाम के का कॉमर्स का जो टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, उसमें से सिलेबस में जो दिया हुआ है टुडे वी आर गोइंग टू कवर लाइन एंड स्टाफ फंक्शन मैट्रिक्स एंड प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रो दे देना चाहता हूँ। मैंने यूजीसी नेट 2019 में क्वालिफाई किया है और नाउ करंटली आई एम वर्किंग एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले हम समझते हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन तो क्या होता है। बड़े ऑर्गेनाइजेशन को संभालने के लिए एक ऑर्गेनाइज वे में सब चीज़ स्ट्रक्चर वे में होना चाहिए। जैसे टॉप टू बॉटम में काम जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो कैसे फॉलो हो, उसके लिए लाइन एंड स्टाफ एक वे है। इसके लिए इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा राइटर ने कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप डेवलप किया था, तो वो है एफ.डब्ल्यू. टेलर। यहाँ पर हम अब स्टार्ट करते हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया लाइन और स्टाफ दोनों का अलग अलग मीनिंग है। लाइन में हो गया आपका जैसे एक टॉप टू बॉटम अप्रोच, जिसमें से बॉस ऑर्डर देंगे और वो जो भी डिसीजन लेंगे वो नीचे तक वो डिसीजन पहुँचे और उस अनुरूप काम कर सके। जैसे कि यहाँ पढ़ सकते हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटेंशन एंड एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ प्योर लाइन। और इसमें ये इमर्ज हुआ क्योंकि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक जो भी डिसीजन हम लोग लेते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं वो नीचे तक पहुँचे और वो अच्छे से काम कर सके। तो इसके लिए ये डेवलप हुआ। लाइन में क्या होता है कि एक लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है जिसमें डिसीजन लिया जाते हैं, और स्टाफ में क्या होते हैं कि जो स्पेशलाइज्ड होते हैं। जैसे वो अकाउंटेंट ले लीजिए, प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग का स्पेशलिस्ट हो और लीगल एडवाइज़र हो, ये सब वो डायरेक्शन देते हैं। तो दो तरफ से दोनों मिला के काम करते हैं, जिसमें स्टाफ जो लीगल टीम होती है और लाइन जो होते हैं वो बॉस में ऊपर के अधिकारी नीचे तक का ऑर्डर तक पहुंचाते हैं, और जिसमें दोनों के तालमेल से काम अच्छे से होता है और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है इससे अचीव होता है। और इसमें आगे हम डिस्कस करेंगे इसके क्या लिमिटेशन है और ये क्या इसके बेनिफिट्स है। तो इसमें जैसा देख सकते हैं डायग्राम में कि जनरल मैनेजर जो ऑर्डर या डिसीजन लिए हैं वो प्रोडक्ट्स मैनेजर को देते हैं, वो इंजीनियर फिर उसके पास ऑन करते हैं इंजीनियर को, इंजीनियर सुपरवाइज़र को, सुपरवाइज़र वर्क जो फ्लोर लेवल पर जो काम करते हैं वहाँ पर पहुँचते हैं और वो उस अनुरूप काम करते हैं और प्रोडक्ट देते हैं। तो इसमें से आप यहाँ पर की स्ट्रक्चर क्या है वो थोड़ा सा देख लें कि कैरेक्टरिस्टिक
टू ऑथोरिटी रिलेशन एग्जिस्ट टुगेदर, जिसमें से लाइन अथॉरिटी हो गया, कमांड देंगे, फॉलो डाउन करेंगे, टॉप टू बॉटम, बॉस जो बोलेंगे, जो सीईओ होते हैं उससे, मैनेजर से पास होते होते नीचे वर्कर तक पहुंचते हैं वो। और स्टाफ अथॉरिटी होती है सिर्फ एडवाइजरी देते हैं, जैसे लीगल टीम होते हैं, लॉयर हो गए, एचआर का हो गया, R&D मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और क्वालिटी एंड फाइनेंस, कितना बजट लगेगा, क्या लगेगा, इससे एडवाइजरी सिर्फ देते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, ये एडवाइजरी नेचर के होते हैं। तो ये दोनों मिलके काम करते हैं इसमें। आगे फिर अब पढ़ते हैं इसके एडवांटेज एंड लिमिटेशन। एडवांटेज में हम जैसे देख सकते हैं, लाइन मैनेजर एक्सपर्ट टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइज रहते हैं। मैंने लाइन मैनेजर एक्सपर्ट्स को और सब एडमिनिस्ट्रेशन लोग मिल के काम करते हैं। वहीं इसका लिमिटेशन ये है कि लाइन एंड स्टाफ के बीच में कन्फ्लिक्ट हो सकता है। जैसे बॉस जो डिसीजन लिए और जो लीगल टीम है या रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, दोनों का अलग अलग अप्रोच हो सकता है, तो दोनों में कन्फ्लिक्ट हो सकता है। ये है इनके लिमिटेशन। और दूसरा पॉइंट देख सकते हैं, बेटर डिसीजन मेकिंग हो सकता है। दोनों जैसे इस लाइन का और स्टाफ दोनों मिलके डिसीजन लेते हैं, एक लीगल एडवाइज करते हैं और बॉस उसका डिसीजन लेके वर्क को अचीव करते हैं। तो वहीं इसमें देख सकते हैं कि लिमिटेशन है एम्बिग्विटी इन रियल अथॉरिटी, मतलब दुविधा की स्थिति बनी रहती है। कोई उसने कुछ बोला और लाइन ने कुछ बोला, स्टाफ ने कुछ और बोल रहे हैं, इसीलिए दुविधा की स्थिति बनी रहती है। तीसरा है कि वर्क में थोड़ा रिड्यूस होते हैं। रिड्यूस मतलब कम होता है बर्डन, क्योंकि बटा रहता है, दोनों लाइन का अलग काम होता है और स्टाफ का अलग काम होता है। वहीं इसके लिमिटेशन को देख सकते हैं हम कि कॉस्टली होते हैं और मेंटली सेपरेट स्पेशलिस्ट, मतलब कॉस्टली इन द सेंस हो गया कि अलग से स्टाफ भी, स्टाफ मतलब वो सारे स्टाफ आ जाते हैं। ये इसमें अलग मीनिंग है स्टाफ का कि वो लीगल टीम होते हैं, एडवाइजरी स्पेशलिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट मतलब वो स्टाफ होते हैं। तो दोनों को रखना पड़ता है, जिसमें थोड़ा कॉस्टली पड़ते हैं। आगे बताएंगे इसका कहाँ यूज है, आगे फिर देखते हैं। इसमें क्या कहते हैं, प्रिजर्व यूनिटी ऑफ कमांड एंड क्लियर चेंज ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इसमें पता चलता है कि जो भी डिसीजन लेते हैं या ऑर्डर देते हैं, क्लियर टॉप में डिसीजन लिया जाता है, बॉटम तक पहुंचाया जाता है, उसको फॉलो किया जाता है। वही इसमें बताया जा रहा है, अकाउंटेबिलिटी इसमें क्लियर होते हैं, कौन क्या करना है, किसका क्या अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्लियर रहता है। वहीं इसके लिमिटेशन है कि ये स्लोअर डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिस होते हैं, क्योंकि लाइन एंड स्टाफ में डिस्कशन के बाद ही कोई डिसीजन लिया जाता है, इसलिए स्लो हो जाते हैं। तो और आगे पढ़ सकते हैं कि ये आखिर ये किसके लिए बेनिफिट है। लाइन एंड स्टाफ जो है स्ट्रक्चर, वो किसके लिए बेनिफिट, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, स्मॉल के लिए नहीं है, ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देख सकते हैं, ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन वेयर अ प्योर लाइन स्ट्रक्चर कैन नॉट कॉपी विथ इंक्रीजिंग टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसमें लार्ज के लिए इसमें वहीं इसका लिमिटेशन देख सकते हैं कि स्टाफ बीइंग रिमूव फ्रॉम एजुकेशन, स्टाफ को जो भी कार्य है उससे हटाया जा सकता है। तो और वो सिर्फ एडवाइजरी नेचर के होते हैं स्टाफ, वो कंपलसरी नहीं होते। तो वहीं और देख सकते हैं इसमें और एक बेनिफिट है कि इंकरेज स्पेशलाइजेशन, जो भी स्पेशलाइजेशन एक्सपर्ट्स है उसको इंकरेज किया जाता है। वहीं
इसके लिमिटेशन को हम लोग देख सकते हैं, ओवरलैपिंग रोल्स, दोनों में ओवरलैपिंग हो जाते हैं। कभी लाइन और स्टाफ दोनों एक ही काम और डिसीजन लेते हैं, जिससे ओवरलैपिंग हो जाते हैं। और रियल लाइफ में इसका एग्जांपल देख सकते हैं हम, लार्ज पीएसयू एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे मिनिस्ट्री, क्लासिक लाइन एंड स्टाफ एग्जांपल हो गया। ये मिनिस्ट्री हम लोग का जो है काम करते हैं वो एक लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ पर क्या होते हैं कि सेक्रेटरी जो है होल्ड कमांड, वो मैंने ऑर्डर जो भी लेना है, इंस्ट्रक्शन देना है, वो फील्ड ऑफिसर तक वो पहुँचाते हैं। वही लीगल एडवाइजरी, फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड टेक्निकल कंसल्टेंट सीट मतलब स्टाफ होते हैं, उसको स्टाफ कहा जाता है। तो वो देख सकते हैं यहाँ पर, ये मेनली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ये यूज होते हैं, ये स्ट्रक्चर लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। आगे अब सेकंड में हम पढ़ते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होते हैं कि इसमें ग्रुप एम्प्लॉय टुगेदर बेस्ड ऑन द फंक्शन एंड स्पेशलाइज जॉब। मतलब हो गया जो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो एम्प्लॉय फिट है उसको उसमें काम देना, कोई मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा योग्य है तो उसको मैन्युफैक्चरिंग में लगाना, कोई मार्केटिंग में है, HR में है, फिनांस में है और प्रोक्योरमेंट में है। प्रोक्योरमेंट मीन्स हो जाता है यहाँ पर कुछ खरीदना, कुछ जो भी प्रोडक्शन बनाने के लिए मटेरियल हम लोग खरीदते हैं वो प्रोक्योर करते हैं उसको। और HR तो रिक्रूटमेंट करते हैं, तो इसलिए स्पेशलाइजेशन में इसमें बांटते हैं। जैसे डायग्राम में देख सकते हैं, जो एम्प्लॉई योग्य है R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में देते हैं। उसी तरह मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग और HR और फाइनेंस बांट दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुपिंग, वो जो पहले बोले थे, ग्रुपिंग इज बाय फंक्शन एंड स्पेशलाइजेशन। सेकंड है ईच फंक्शनल डिपार्टमेंट हैज़ इट्स ओन हेड। मतलब जैसे R&D में है एक हेड होंगे, मार्केटिंग में एक हेड होंगे, मैन्युफैक्चरिंग में एक हेड होंगे, उसी तरह और आगे भी। तो ये क्या, इट इज़ एसेंशियल FW टेलर फंक्शनल फोरमैनशिप अप्लाइड इन डिपार्टमेंट। ये पूछेगा एग्जाम में कि किसने कंसेप्ट किया था फंक्शनल फोरमैनशिप का, तो वो आंसर हो जाएगा FW टेलर। तो ये क्या है कि सुटेबल व्हेन ऑर्गेनाइजेशन डील इन सिंगल प्रोडक्ट एंड लाइन बिजनेस मीन्स स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बेनिफिट है। तो आगे हम देख सकते हैं कि इसका क्या बेनिफिट है और लिमिटेशन क्या है। तो प्रमोट हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, इसमें स्पेशलाइजेशन को जैसे हम पहले भी बता चुके हैं बढ़ावा मिल देता है। वहीं पर इसका लिमिटेशन क्या है कि पुअर इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। दोनों में जैसे मतलब हो गया, इसमें क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और मैन्युफैक्चरिंग दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, तो दोनों में कभी कभी कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। तो वही बता रहे हैं। आगे है कि यूज ऑफ एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड इक्विपमेंट। जो भी इसके रिसोर्सेज है, जो एसेट्स हैं और जो इक्विपमेंट है, मशीन है, इसको मैक्सिमम यूज हो सकता है, बेनिफिट मिलता है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होता है। सुनो, और आगे देख सकते हैं इसका लिमिटेशन स्लो और डिसीजन मेकिंग होता है फॉर क्रॉस फंक्शनल इशूज़, क्योंकि दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं तो दोनों में थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है। आगे पढ़ सकते हैं कि ईजियर ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि सभी का फोकस्ड है कि कौन क्या कर रहा है, तो उसको ट्रेनिंग देना आसान होता है, उसको स्किल डेवलपमेंट करना आसान हो जाता है।
आगे हम पढ़ सकते हैं तो इसमें क्या होता है, लिमिटेशन देख सकते हैं, नॉट सुटेबल फॉर डाइवर्स कंपनी विद मल्टीपल प्रोडक्ट एंड मार्केट। वही वही आगे हम लोग जो पढ़े, सिंगल मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जो सिंगल जो स्मॉल होते हैं उसमें ये सूटेबल है ये। और आगे और भी बताएंगे पहले। और चौथा नंबर देख सकते हैं इसके एडवांटेज में, सिंप्लीफाई कंट्रोल एट टॉप, माने प्रेसिडेंट और सीईओ डील करते हैं जो इसमें होते हैं। और इसमें और लिमिटेशन हो गया इसमें, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरऑल प्रॉफिट एंड प्रोडक्ट सक्सेस इज डिफ्यूज, नो सिंगल मैनेजर इज फुल्ली अकाउंटेबल। मतलब को इसमें अकाउंटेबिलिटी क्लियर नहीं होते, मैंने काम बटा होता है तो उसका दोनों एक फेल होता है तो दूसरा दिक्कत हो जाता है इसमें। तो आगे पढ़ सकते हैं हम लोग। पांचवा इसमें एडवांटेज क्या है कि इकोनॉमिक ऑफ स्केल विद इन ईच फंक्शन, वन लार्ज फाइनेंस डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ सेवरल स्मॉल। बहुत सारे छोटे छोटे फाइनेंस होने की जगह पर एक लार्ज होता है जो ओरिएंटेड होता है, जो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, इंटरडिपेंडेंट होता है। तो वहीं पर आगे हम लोग लिमिटेशन देख सकते हैं कि कैन क्रिएट अ नैरो माइंडेड स्पेशलाइज्ड हु अंडरस्टैंड देयर फंक्शन वेल बट लेक अ जनरल मैनेजमेंट। मतलब वही हो गया, वो सब लोग अपने अपने फील्ड में हैं, वेल नॉलेज है, मगर एक दूसरे का नॉलेज कम है तो जिसके कारण क्योस हो सकता है, वही चीज़ बोलते हैं नैरो माइंडेड है। हाँ तो और पर लास्ट है इसका एडवांटेज, क्लियर कैरियर पाथ विद इन फंक्शन, किस क्या गोल है वो क्लियर होता है। क्योंकि डिपार्टमेंट सबका बटा हुआ है। और आगे लिमिटेशन में कन्फ्लिक्ट ऑफ प्रायोरिटी, जैसे इसमें देख सकते हैं प्रोडक्शन और फाइनेंस। अब कितना प्रोडक्शन करना है और कितना बजट रखना है तो उसमें कौन सा प्रायोरिटी देना है, वो उसमें कन्फ्लिक्ट होता है। तो वो ये हो गया इनके लिमिटेशन। रियल लाइफ एग्जांपल देख सकते हैं इसमें है कि सिंगल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेकिंग ओनली वन टाइप ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट, typically organized as R&D, production, marketing, finance, HR and procurement, each reporting to CEO. Or many Indian PSU and mid-sized manufacturing firms in their earlier growth stage use this. मीन्स यहाँ पर बहुत सारा PSU बैंक देख सकते हैं जिसमें ये स्ट्रक्चर मतलब फंक्शन स्ट्रक्चर यूज करते हैं। स्मॉल और सिंगल लाइन वाला जो होता है जिसको जो एक वन टाइप के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसके लिए ये बेनिफिट है। और अब तीसरा नंबर पर पढ़ते हैं हम लोग, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं कि कंबाइन ऑफ बोथ टू स्ट्रक्चर, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि फंक्शनल एंड डिविजनल प्रोजेक्ट, जिसमें से हो गया आपका फंक्शनल तो हम लोग पढ़ ही लिए थे ऊपर में कि वहाँ पर जो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने फंक्शन में जिसमें सेपरेट डिपार्टमेंट बटा हुआ था वो चीज़ था। और प्रोजेक्ट डिवीज़न इसमें बटा हुआ, दोनों मिल के काम करते हैं। जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि सब अपने फील्ड के जो हैं R&D एंड मैन्युफैक्चरिंग है वो और मैनेजर दोनों मिल के काम करते हैं इसमें। और इसमें की कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं, पहले डिस्कस करते हैं क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो डुअल चेन ऑफ कमांड होते हैं इसमें, और ग्रुप एम्प्लॉय बाय बोथ फंक्शन मार्केटिंग एंड फाइनेंस
मतलब दोनों का नॉलेज होते हैं इसमें। एक एम्प्लॉई को जो मार्केटिंग का और फाइनेंस दोनों का नॉलेज होते हैं, उससे रिलेटेड है। तो कंसीडर मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं, उसमें ये सुटेबल होता है। और बेस्ट सुटेबल वेयर कंपनी रन लार्ज नंबर ऑफ रिलेटिव स्मॉलर और साइमल्टेनियस प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट। जो साइमल्टेनियस मतलब दोनों एक साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उससे, और लार्ज ऑर्गेनाइजे छोटे छोटे का एक लार्ज नंबर हो, उसमें ये सूटेबल होते हैं। अभी कंफ्यूज मत होइए, आगे मैं सबका अलग अलग बता दूंगा किसका क्या बेनिफिट है और किस में कौन यूज होते हैं। अभी पहले सब बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। अब इसका क्या एडवांटेज है इसमें भी कि एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि वो दोनों का नॉलेज रखते हैं। वो अपने फील्ड का भी स्पेशलाइज भी होते हैं और मार्केटिंग का भी चलाना होता है, जनरल नॉलेज भी रखते हैं इसलिए। और इसमें लिमिटेशन है कि डुअल अथॉरिटी हो जाता है, क्रिएट कन्फ्यूजन, क्योंकि डुअल नेचर दोनों को एक स्पेशलाइज्ड का भी और जनरल जो सीईओ होते हैं दोनों मिल के चलाते हैं, तो उसमें डुअल अथॉरिटी हो जाते हैं, जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। और सेकेंड इसके एडवांटेज है इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन बिटवीन फंक्शन एंड प्रोडक्ट। फंक्शन एंड प्रोडक्ट जो स्पेशलाइज होते हैं, फंक्शन मतलब स्पेशलाइज जिसका बचा होता है, जैसे R&D हो गया, मार्केटिंग हो गया, और भी जो भी है। और जो प्रोडक्ट लाइन है जिसमें सीईओ रहते हैं, वर्कर रहते हैं, मैनेजर रहते हैं, वो दोनों मिलके कोऑर्डिनेशन करके कराते हैं। और इसके लिमिटेशन या पावर स्ट्रगल बिटवीन फंक्शनल हेड एंड प्रोडक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, दोनों के बीच में मेरा डिसीजन सही है, वो मिलेगा मेरा डिसीजन सही है, तो इससे थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट होते हैं। कन्फ्लिक्ट मतलब मतभेद। और आगे पढ़ सकते हैं कि जैसा कि तीसरा नंबर इंकरेज फ्लेक्सिबल एंड क्रॉस फंक्शनल टीम वर्क, मतलब हो गया कि फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा सा रिजिड नहीं होते हैं रूल के प्रति, यही करना है तो यही नहीं, फ्लेक्सिबल रहते हैं। और क्रॉस फंक्शनल टीम वर्क मतलब हो गया जैसे फिनेंस एंड मार्केटिंग, वो दोनों मिल के काम करते हैं, वो हो गया। इसके लिमिटेशन हो गया हायर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ओवर कॉस्ट, इसमें कॉस्ट थोड़ा सा महंगा होते हैं क्योंकि ये दोनों मिल के चलाते हैं, इसलिए इसका कॉस्ट थोड़ा सा कंपनी रन करने में थोड़ा ज़्यादा लगता है। और इसमें चौथा पढ़ सकते हैं हम डेवलप मैनेजर विद ब्रॉडर स्किल, इसमें ट्रेनिंग दे के सभी दोनों तरह के ट्रेनिंग दे के मैनेजर का और टेक्निकल का दोनों का ट्रेनिंग उसमें स्किल डेवलप करवाते हैं। और वही हो गया इसमें लिमिटेशन, इसमें भी वही है, स्लो डिसीजन मेकिंग होते हैं क्योंकि दोनों में इसमें कोऑर्डिनेटेड होता है। और पाँचवा पढ़ सकते हैं वेल सूटेबल टू ऑर्गेनाइजेशन हैंडलिंग लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर प्रोजेक्ट, मैंने बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट का एक लार्ज नंबर है, वहाँ पर ये सूटेबल है। और इसका लिमिटेशन है कि स्ट्रेसफुल होते हैं फॉर एम्प्लॉय। और इसमें लास्ट का देख सकते हैं अलाउ क्विक रिलोकेशन ऑफ स्पेशलिस्ट स्टाफ बिटवीन प्रोडक्ट एज प्रायोरिटी शिफ्ट। हाँ, तो इसमें रिलोकेशन क्विक करना पड़ता है, तो किसमें क्या काम करना है, किसको कहाँ भेजना है। और इसमें लिमिटेशन है कि रिक्वायर हाईली स्किल्ड मैनेजर एंड मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर टू वर्क, मैंने ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी है उसका इन्वायरमेंट काम करने का बढ़िया से होना चाहिए, और मतलब सद्भाव हो एम्प्लॉई के बीच में, और हाईली स्किल्ड होना चाहिए, ये लिमिटेशन है। अब रियल लाइफ में ये देख सकते हैं हम, इसमें क्या है, कहाँ पर लार्ज FMCG IT
कंपनी इसमें मैट्रिक्स स्ट्रक्चर यूज होता है, जिसमें आईटी सर्विस फॉर्म वेयर एन एम्प्लॉय रिपोर्ट बोथ टेक्निकल एंड स्किल प्रैक्टिस हेड को। तो जिसमें से एग्जांपल के रूप में अभी देख सकते हैं ग्लोबल कंपनी लाइक एबीबी, ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर यूज करते हैं। अब आते हैं चौथा नंबर पर। आप लोग कंफ्यूज मत होइए, आगे सभी का एक डायग्राम है जिसमें कौन किस में यूज होगा वो लास्ट में बताएंगे। अब प्रोजेक्ट में हम लोग देख सकते हैं प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन कहाँ यूज होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर कहाँ यूज होता है। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एन इम्प्रूवमेंट ओवर ट्रेडिशनल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, जो पुराने ढर्रे पर चलते थे उससे थोड़ा सा एडवांसमेंट है, मॉडर्न है ये स्ट्रक्चर। जिसमें क्या होते हैं कि जिसमें प्रोजेक्ट चलते हैं और ये कुछ वक्त के लिए भी हो सकते हैं और परमानेंट के लिए होते हैं भी हो सकते हैं। जैसे कि ये टेम्पोररी होंगे जो 1 साल के लिए या कितने टाइम के लिए वो काम फिर हो जाते हैं, तो ये प्रोजेक्ट फिर बंद हो जाते हैं, वही हो गया प्रोजेक्ट। और आगे यहाँ पर देख सकते हैं जैसे प्रोजेक्ट ए और बी, जिसको मिला R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, कुछ निकालना है, तो वो अगर वो रिसर्च सफल हो जाता है तो फिर वो बंद हो जाते हैं प्रोजेक्ट। और इसमें ये किसके लिए बेस्ट सूट फॉर स्मॉलर नंबर ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स रिसोर्स इंसेंटिव प्रोजेक्ट, मैंने स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट के लिए ये सुटेबल है। तो इसमें क्या होता है, इस प्रोजेक्ट मैनेजर है फुल अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। जब अथॉरिटी है तो अकाउंटेबिलिटी भी उन्हीं का होगा, प्रत्येक मैनेजर का। तो आगे हम इसके एडवांटेज देख लेते हैं कि ये सिंगल पॉइंट अकाउंटेबिलिटी होते हैं, मतलब जिसका जो काम दिया गया, जो उसका हेड है, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी की अकाउंटेबिलिटी भी है। तो इसमें लिमिटेशन क्या है, डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्स एंड फैसिलिटी अक्रॉस द प्रोजेक्ट, मतलब बहुत सारे अलग अलग सब में बट गया है। तो एक में ए प्रोजेक्ट में है वो बी में भी वही चीज़ है, जिसमें उसमें भी मैनेजर रखना है, ए में भी बी में भी, तो वो डुप्लीकेट रिसोर्स यूज हो जाते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह पर अलग अलग स्ट्रक्चर का अलग अलग यूज होता है। तो सेकंड बेनिफिट देखते हैं, इनेबल टाइट फोकस एंड इंटीग्रेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज, सबको मिलकर एक टीम वर्क के रूप में ये काम करते हैं इसमें। और इसमें क्या है, लिमिटेशन अनसर्टेनिटी एंड जॉब इनसिक्योरिटी, मतलब काम पूरा हुआ काम प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा, जिससे जॉब चले जाएंगे, तो वो इसमें है। और इसमें फ्लेक्सिबल, आगे भी हम लोग पढ़े थे, इसमें फ्लेक्सिबल टीम को इनकरेज किया जाता है। और इसमें नॉट इकोनॉमिकल फॉर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोजेक्ट, मतलब कॉस्टली हो जाते हैं, उतना किफ़ायती नहीं होते हैं, स्मॉल प्रोजेक्ट बहुत सारी संख्या में होते हैं। तो और इसके बेनिफिट चौथे पढ़ते हैं, इनक्रे क्लियर यूनिफाइड डिसीजन मेकिंग विद इन प्रोजेक्ट। तो इसमें क्लियर यूनिटी ऑफ कमांड होते हैं, जो टॉप में जो लिया जाता है वो बॉटम तक पहुंचाया जाता है। तो इसमें डिफ़िकल्ट टू मेंटेन यूनिफॉर्म पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड से, इसमें वही है कि इसमें एक तरह का जो डिसीजन मेकिंग जो प्रोजेक्ट एक में लिया गया था वो ज़रूरी नहीं है कि बी में भी लागू हो, ये चीज़ दिक्कत हो जाती है इसमें। और गुड फॉर लार्ज यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कोई डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए, लार्ज कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए ये स्ट्रक्चर, मतलब ये क्या
जो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो सूटेबल है। और इसके लिमिटेशन क्या है कि स्पेशलिस्ट में फील आइसोलेटेड फ्रॉम देयर फंक्शन, वो खुद से अलग अलग फील करते हैं स्पेशलिस्ट, क्योंकि वो एक एक प्रोजेक्ट सबका अलग अलग है, इसीलिए सबका अलग अलग होता है। और लास्ट है इसमें क्या है कि इम्प्रूव कस्टमर एंड स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन। इसमें मतलब कि जो काम पूरा दिया गया उसको पूरा कर लिया गया तो इससे एक सेटिस्फेक्शन मिलते हैं। इस और लिमिटेशन हो गया कि कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम हो जाते हैं मल्टीपल सिमुलटेनियस लार्ज प्रोजेक्ट में बैठाने में, कोऑर्डिनेशन बैठाने में प्रॉब्लम आ सकता है। और इसका एग्जांपल हो गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन डिफेंस इक्विपमेंट कंपनी जैसे लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। ये मतलब वो देख लीजिए प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर करते हैं, इसरो करते हैं। तो ये बिग प्रोजेक्ट जो भी होते हैं मेट्रो ब्रिज बनाना, ये स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है जिसमें। और अब देखते हैं सबका क्विक एक रिव्यू ले सबका बता देते हैं जैसे एग्ज़ाम में क्या पूछ सकता है। तो जैसे दिए इसमें दिया रहेगा लाइन एनालिसिस, देखिए ऊपर में स्ट्रक्चर लिखा है, बेसिस ऑफ ग्रुपिंग, कमांड बेस्ट सूटेड फॉर एंड मेन लिमिटेशन। हम अब एक शॉर्ट में ब्रीफ में सबका डिस्कशन कर लेते हैं। लाइन एंड स्टाफ के लिए क्या मेथड होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है। तो वह हायरार्की यानी एक्सपर्ट एडवाइजर, हायरार्की मतलब हो गया क्या, पहले बॉस के नीचे हो गया मैनेजर हो गया, उसके नीचे टेक्निकल स्टाफ हो गया, उसके नीचे हो गया वर्कर हो गया। जो टॉप में जो ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन देगा वो वर्कर तक पहुंचाया जाएगा हायरार्की के हिसाब से। और इसमें एक्सपर्ट एडवाइज़र मतलब लीगल टीम हो गया, फाइनेंस टीम हो गया, ये हो गया लाइन एंड स्टाफ के। और इसमें क्या यूनिटी ऑफ कमांड वो तो बताएं ही है, जो डिसीजन ऑर्डर लेगा वो टॉप टू बॉटम तक पहुंचाया जाएगा। तो कहाँ पर सूटेबल है कि ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है। इसकी क्या लिमिटेशन है कि ये कॉस्टली है, कॉस्टली होते हैं लाइन एंड स्टाफ। और फंक्शनल में वो क्या है कि ये स्पेशलिस्ट होते हैं, कि ग्रुप किया जाता है कि कौन R&D में जाएगा, कौन फाइनेंस में जाएगा, कौन किसका क्या काम है, जो फिर HR में किसका है, इसमें ग्रुप कर दिया जाता है फंक्शनल में। और ये क्या सिंगल बॉस होता है, इसमें सिंगल, इसमें सब अलग अलग नहीं होता है, इसमें एक सिंगल बॉस होते हैं और सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म के लिए होता है, मतलब स्मॉल के लिए ये यूजफुल होता है। और इसमें क्या लिमिटेशन है कि पुअर क्रॉस फंक्शनल कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे फाइनेंस एंड मार्केटिंग दोनों अलग अलग ग्रुप बढ़ गया, जिसमें दोनों में तालमेल बैठने में थोड़ा सा कभी कभी कंफ्लिक्ट आ जाता है, तो ये दिक्कत है। और मैट्रिक्स में दोनों का यूज होता है, फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट होते हैं, जिसमें ग्रुप भी बना रहता है और जो प्रोजेक्ट है मैनेजर दोनों मिल के काम करते हैं, दोनों कोऑर्डिनेशन, इसलिए इसका डुअल कमांड होता है। और ये इसका कहाँ सूटेबल है तो मेनी स्मॉल एंड मीडियम प्रोजेक्ट के लिए। पहला था लार्ज के लिए लाइन स्टाफ, दूसरा फंक्शनल है कि स्मॉल के लिए और सिंगल के लिए, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म के लिए, जैसे को बाइक बना रहे तो बाइक का ही के लिए। और मैट्रिक्स में दोनों के लिए होते हैं कि मतलब दोनों, मतलब इसमें स्मॉल और मीडियम के लिए, लार्ज के लिए नहीं है। और इसका लिमिटेशन है कि डुअल अथॉरिटी कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि दोनों अलग अलग होते हैं, स्पेशलाइज्ड टीम अलग होते हैं, मैनेजर अलग होते हैं, दोनों में कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो जाता है डिसीजन मेकिंग। और लास्ट हो गया प्रोजेक्ट में इंडिविजुअल प्रोजेक्ट जो भी है लार्ज प्रोजेक्ट के लिए, इसमें क्या है कि फ्यू लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, पूरा लार्ज नहीं, फ्यू लार्ज और कॉम्प्लेक्स, जैसे आगे हम लोग डिफेंस के लिए है, कंस्ट्रक्शन के लिए है, ये सब के लिए प्रोजेक्ट होते हैं। और लिमिटेशन होते हैं कि रिसोर्सेज डुप्लीकेट, एक ही प्रोजेक्ट ए में
या बी में, उसमें भी जनरल मैनेजर रखना पड़ता है, इसमें भी जनरल मैनेजर, तो रिसोर्सेज डबल डबल यूज करना पड़ता है, अधिक पे दोनों को पैसे देने पड़ते हैं सेम काम के लिए। तो यही, थैंक यू। अपना कमेंट दे और बताएं कैसा रहा, और कुछ पूछना है तो कमेंट में लिखे। और इसका PDF चाहिए तो भी कमेंट करें मुझे। और थैंक यू, सब्सक्राइब्स एंड लाइक, थैंक यू।